नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम तर्कश में। और आज हमारे खास मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी। उमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमा जी, 2 साल सरकार के हो रहे हैं, उपलब्धियों की बात हो रही है, लेकिन इस बीच में जो एक सबसे बड़ी दुखद खबर है वो प्यास को लेकर है, पानी की कमी को लेकर है। कैसे आप देखती हैं? और 33 करोड़ का जो एक आधिकारिक आंकड़ा है, उस लिहाज से मैं कहूँ कि अब तक की शायद सबसे बड़ी और विकराल समस्या। मैंने सुना है कि 66 में ऐसा अकाल आया था, उसके पहले भी आया होगा, लेकिन मुझे जो जानकारी हुई है कि 66 में ऐसा था, उसके बाद अब आया है। तो सबसे पहले तो जो मोदी साहब ने कहा है कि इसमें हमें राजनीति को इससे बाहर कर देना चाहिए, नहीं तो राजनीति करेंगे तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लोगों ने तो ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश की जैसे मान लो अकाल ही मोदी साहब की वजह से पड़ गया हो। हकीकत यह है कि अकाल वर्षों की बहुत सारी चीज़ों की अनदेखी है। अकाल तो आता है, आप क्लाइमेट को नहीं बदल सकते, मानसून कब आएगा कब नहीं आएगा आपके हाथ में नहीं होता, पानी कितनी क्वांटिटी में बरसेगा और नहीं बरसेगा आपके हाथ में नहीं होता। लेकिन पानी अगर कम पड़ा तो आपके पास जो उपलब्ध पानी है वो आप किस किस चीज़ के लिए प्रायोरिटी बेसिस पर इस्तेमाल कर सकें, उसकी व्यवस्थाओं को आप ठीक से टाइट रखें, ये तो आपके हाथ में होता है, जो आज तक कभी कोई प्लानिंग नहीं हुई। बुंदेलखंड आज का नहीं है, सैकड़ों साल से बुंदेलखंड ऐसा है, कोई प्लानिंग नहीं हुई। लातूर आज से नहीं है, सैकड़ों साल से ऐसा है, क्योंकि जो मराठवाड़ा का जो पर्टिकुलर एरिया है, बुंदेलखंड का एरिया है, झारखंड का एरिया है, ये हमेशा से वाटर डिफिसिट जोन रहे हैं। और अब तो नए जोन शामिल हो गए हैं, पंजाब और हरियाणा, इनके 70% ब्लॉक ऐसे हैं जो डार्क ब्लॉक में कन्वर्ट हो गए हैं। ये इल प्लानिंग का नतीजा है। मैं जब बोलूँगी तो आपको लगेगा, उसको क्रिटिसिज्म में मत लीजिएगा। हरित क्रांति की जब प्लानिंग हुई है वहाँ पर एक चीज़ की अनदेखी हो गई। एक दबाव था खाद्यान्न का, उसमें हरित क्रांति की बहुत अच्छी प्लानिंग हुई। प्लानिंग में एक चीज़ और शामिल करनी थी, किस राज्य को कौन सी फसल उगानी, किस जोन में कौन सी फसल पैदा करना। तो जहाँ शुगर केन नहीं होना वहाँ शुगर केन नहीं होना चाहिए था, जहाँ धान नहीं होना मतलब जो वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स थी वो वहाँ होनी चाहिए थी, जहाँ वाटर डिफिसिट जोन ना होती। तो आप ये करें कि पानी के लिहाज से, उसकी उपलब्धता के लिहाज से हमने फसलों का चक्र नहीं चुना है। हाँ, नहीं चुना। और हो सकता है हरित क्रांति का वो एक पार्ट रहा हो, लेकिन अगर वो एक पार्ट होता तो धान असम में उगती, पंजाब में ना उगती, इतना मैं कह सकती हूँ। और शुगर केन महाराष्ट्र में नहीं होता, मैं ये कह सकती हूँ, केरल में होता। तो इसलिए अब केरल में हो सकता है कि नहीं, वो गलत कुछ हम जस्ट सेइंग इट की। तो इसलिए एक यह भी बात रही है। इसके लिए मैं हरित क्रांति को जिम्मेवार नहीं ठहरा रही। कई बार हम कुछ पहलुओं की अनदेखी कर देते हैं, हमें पता नहीं होता कि बाद में क्या एक कारण आप कह रहे हैं कि बड़ा हो सकता है, वो भी एक कारण हो सकता है। अब हमको राजनीति करने की जगह पर प्रॉपर प्लानिंग पे आना होगा, जिस पर मैंने तो फोकस कर लिया, क्योंकि मेरे मंत्रालय को मोदी जी ने एक मैंडेट दिया है कि तुमको पानी के क्राइसिस का सामना करना है। अब मुझे पानी के क्राइसिस का सामना करना है, तो मैंने सबसे पहले 99 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए जो AIBP में 95 में आ गए थे। उनमें से हमको उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के टारगेट बनाए। हमने 2017, 2018 और 2020 हमने यहाँ तक तय किया कि इसके पहले डबल अप्रेजल होते थे। स्टेट बनाती थी प्रोजेक्ट, फिर केंद्र उसका मॉनिटरिंग करता था कि ठीक बना है। अब मैंने कहा एक साथ जाओ, दोनों टीमें मिलके, अलग अलग नहीं होगा। तो 6 महीने की जगह 3 महीने पे आ गया, अप्रेजल आ गया, प्रोजेक्ट बनाना आ गया। फिर फंडिंग पैटर्न में मैंने चेंज कर दिया। मैंने कहा कि आप फाइनेंशियल कंकरेंस भर ले आओ अपने स्टेट की, हम अपना फंड रिलीज़ कर देंगे। पहले क्या होता था, 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 100 उनके हैं, 300 करोड़ हमारे हैं, वो अपना लगाएंगे, हम अपना लगाएंगे, उतना लग जाएगा, फिर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आएगा, फिर हम भेजेंगे। उसमें 20-20 साल लग गए। जिसको 7 साल में पूरा होना वो 20 साल पे चला गया। हमने कहा कि नहीं, फाइनेंशियल कंकरेंस लाओ, हम अपना हिस्सा रिलीज़ कर देंगे, आप काम शुरू कर दो। अब आपका जो हिस्सा है, अगर एलोकेशन नहीं हो पा रहा है, रेवेन्यू जनरेशन में कमी आ गई है किसी डिफिसिट की वजह से, तो उसकी चिंता मत करो, हम आपको लोन दिलवाते हैं। आप लोन लो, नाबार्ड से लो, ओपन मार्केट बोरोइंग करो और अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। और अगर बिफोर टाइम कंप्लीशन हो गया, समय से पहले हो गया और मोर देन डिसाइडेड टारगेट से हो गया, तो हम ही आपका कर्जा चुका देंगे। लेकिन उमा जी, दिक्कत अब एक मिनट, और उसी वाटर बॉडीज में 2 फैसिलिटीज़ रखो। शहर के पास है तो शहर में अगर पीने का पानी इमरजेंसी में भेजना पड़े तो कैसे जाए, और गाँव के पास है तो पीने का पानी गांव में इमरजेंसी में कैसे भेजना पड़े, कैसे जाए, ये व्यवस्था पहले से करके रखो, जो आज तक इसकी अनदेखी हुई है, इस पहलू की जो मैं आपको कह रही हूँ जी। क्योंकि जो जल आयोग है, मैं केंद्रीय जल आयोग, उसी का आंकड़ा ये कहता है 31 मार्च तक जो 91 बड़े जलाशय हैं उनकी कुल क्षमता का महज 25% पानी बचा है। क्या हम ये कहें कि देश बड़े संकट की ओर बढ़ रहा था, उस वक्त सही इंतजामात या मैं कहूँ कि तैयारी नहीं दिखी, या फिर कहीं कोऑर्डिनेशन राज्यों के साथ जो होना चाहिए वहाँ कोई कमी दिख रही है आपको? जो आपने सेंट्रल वाटर कमीशन की जो रिपोर्ट कही है सही है। ये 91 तो बड़े जलाशय हैं जो मोर देन 20 हेक्टेयर के हैं, ये हमारे हैं जो हम मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अलावा पूरे देश में हज़ारों हज़ार जलाशय हैं। इसमें सबसे बड़ा मॉडल उदाहरण है मध्य प्रदेश और तेलंगाना। आज अगर मैं किसी राज्य को आग्रह करूंगी कि आप मध्य प्रदेश और तेलंगाना की नकल कर लीजिए,
तेलंगाना ने काकतिया डायनेस्टी के टाइम के पूरे तालाबों की सूची बना ली है, जो 5-6 हज़ार से ज़्यादा है जी, उनको वो ठीक कर रहे हैं, अपनी वाटर बॉडीज़ को रिपेयर कर रहे हैं और उनको इस लायक बना रहे हैं कि सिंचाई भी निकले, पीने का पानी भी निकले। बुंदेलखंड ने, आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश ने एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ करी है, मतलब जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी तो उस समय पे 6% थी और आज 30% पे आ गए हैं 10 साल में, एकदम भयंकर बढ़ते गए। उसका कारण मात्र एक ही है, वाटर बॉडीज़ को फंक्शनल कर लेना। तो और मध्य प्रदेश की तरफ का जो बुंदेलखंड है वो इसका उदाहरण है। तो तेलंगाना और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, अगर कोई राज्य चाहे तो उसको सीख ले। तीसरा है वसुंधरा जी ने जो भी प्रयोग किया है सांचौर का, जिसमें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कम पानी में ज़्यादा इरिगेशन को अचीव करना। ये 4-5, और जो नहीं करना वो है पंजाब और हरियाणा, जिनके कि सीधे 70% ब्लॉक डार्क हो गए हैं, क्योंकि उनने धड़ाधड़ वो फसलें उगा दी जो पानी को सोख रही थी और वो पानी को नीचे ले जाने के कोई पेड़ नहीं लगा रहे थे। जो मनरेगा, असल में अब प्रधानमंत्री ने कहा है कि मनरेगा को संयुक्त करो वाटर मैनेजमेंट के साथ में, इससे हमारी कॉस्ट भी कम होती जाएगी, क्योंकि लेबर की कॉस्ट कंपोनेंट बहुत बड़ी होती है, 30-40% होती है, वो भी हमारी कम होती जाएगी। तो ये मिलकर के, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मोदी की एक्सपर्टी है। आप यकीन मानिए, मैं उनकी प्रधानमंत्री में मंत्री हूँ इस वजह से नहीं बोल रही हूँ, मैं उनको जानती हूँ। मैं उनको जानती हूँ 73 से, जब मैं 12 साल की थी तब से मुझे उनका स्वभाव मालूम है। वो पूरी चीज़ की पैकेजिंग करेंगे, उस पैकेज का परिणाम लाएंगे। गुजरात की पूरी विकास की जो कहानी है वो पानी की कहानी है, अगर आप गौर करें तो जी, उनने पानी का इस्तेमाल करना सीखा है। अब वो पूरे देश को सिखा लेंगे, जैसे उनने जिस तरह से हम लोगों को खास करके मुझे धक्का मार मार करके जिस तरह से काम में लगाया है, और मैं फायर ब्रांड की जगह आपने देखा वो वाटर ब्रांड कहलाने लगी इसी वजह से। लेकिन मैं कहूँ माँ जी, क्या ये पहले से पूर्वानुमान था आप लोगों की सरकार का, कैबिनेट का? सिंचाई के बजट को दोगुना किया गया, ग्राउंड वाटर के बजट को करीब 1000% तक बढ़ाया गया, अगर मैं तुलना करूं पहले से। लेकिन इसके बावजूद सूखे के हालात हम देश में देख रहे हैं, क्यों ऐसा है? वो इसलिए है क्योंकि सूखा जो है ना, वो 1 साल की अनदेखी का परिणाम नहीं है, वो सालों साल की अनदेखी का परिणाम है। सूखे के 2 हिस्से हैं, एक है मानसून का बिगड़ना, वो आपके हाथ में नहीं है, थोड़ा प्रेडिक्शन होता है लेकिन कितने दिन पहले होता है, मतलब 7-8 महीने पहले होगा, 1 साल, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन दूसरा है सूखे का मुकाबले की तैयारी सरकारी व्यवस्थाओं के जरिए रखना। उसमें क्या क्या होता है कि आप वाटर डिफिसिट जोन को आइडेंटिफाई करें, उस वाटर डिफिसिट जोन में कुछ नॉर्म्स लागू कर दें, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही सूखे का संकट खड़ा होगा यहाँ संकट भयावना हो जाएगा। जैसे लातूर डिक्लेयर्ड वाटर डिफिसिट जोन है, तो आपने शुगर केन क्यों अलाउ करी वहाँ पे? वो जो तालाब है, मांझरी बांध जो है, आपने उसकी सिल्ट क्यों नहीं हटाई 30 साल से, जिसके कारण 30% उसकी कैपेसिटी कम हो गई, भराव की कैपेसिटी कम हो गई। बुंदेलखंड का भी यही हाल हुआ कि आपने जो RRR के प्रोग्राम थे वो इधर उधर पॉलिटिकल प्रेशर में लगाए, आपने वहाँ क्यों नहीं लगाए जहाँ वाटर बॉडीज थी। अब नीति आयोग ने कहा है कि हम अपना बुंदेलखंड पैकेज का फंड इस पर इस्तेमाल करें। तो इसलिए ये जो अनदेखी हुई है इसको तुरंत दुरुस्त नहीं हो सकेगी। ये इसमें मुझे लगता है कि अगले साल के लिए हम अब से बेहतर तैयार होंगे। इस साल के लिए तो हमें राज्यों के साथ मिल के तैयारी करनी है। लेकिन अब जो आपने जो बात कही है कि मोदी जी ने इसकी ठीक से आगे भविष्य की दृष्टि उनकी हो गई। आज जो आपने बात कही है वो सही कही है। ग्राउंड वाटर का जो सबसे महत्व, अगर आज इस देश में सबसे ज़्यादा संकट है वो है ग्राउंड वाटर का। बिल्कुल बहुत नीचे चला गया और जो ऊपर है वो हमने प्रदूषित कर दिया, उसमें गंदे तत्व मिला दिए, केमिकल्स में डाल दिए, इंडस्ट्री ने अपने केमिकल्स उसमें डाल दिए। तो उसके लिए 60 करोड़ की जगह पे अब 6000 करोड़ है हमारे पास, और सिंचाई के लिए अब हमारे पास में 20,000 करोड़ है। और इनोवेटिव फंडिंग को अगर हम मिला लें और टोटल मिला लें तो लगभग 80,000 करोड़ है, जो मुझे 2020 तक खर्च करके दिखाना, जिसका पहला चरण का परिणाम तो मुझे 2017 में ही दिखाना है। मैं खुद इतने प्रेशर में हूँ मोदी जी को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की, क्योंकि उनने अपनी तरफ से बैकअप सपोर्ट देने में पूरा PMO, प्रधानमंत्री जी स्वयं सब पूरे लगे हुए हैं कि हम किसी भी प्रकार का सूखा हम नहीं रोक सकते, मानसून को हम नहीं रोक सकते ना कि तुम आओ, लेकिन हम उससे प्रभावित लोगों को हम रक्षा कर सकते हैं, उनकी हम देखभाल कर सकते हैं। क्योंकि कोर्ट दखल देता है, सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की बात करूं, एक ट्रेन जाती है, राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि पानी की कमी नहीं, हमारे राज्य में पानी सिर्फ टैंकर चाहिए, लेकिन हालात बहुत अलग हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की बात करूं, जहां पर मैंने कई बार दौरा किया, वहां पर पहले बहुत ज़्यादा तालाब थे और वहां पर पानी के संग्रहण के सेंटर थे, लेकिन अब कमोवेश सब पर कब्जा हो चुका है। क्या वाकई एक बड़ी समस्या है कि इन कब्ज़ों को हटाने की मंशा नहीं है, या फिर सरकारें अपने को कमज़ोर पाती हैं इस कदम से? कब्जे की दृष्टि से तो पूरे देश की ही दुर्दशा है। मैं अभी जैसे झारखंड से आई हूँ, अब रघुवर दास का ध्यान गया है झारखंड और महाराष्ट्र। आपको आश्चर्य होगा, बुंदेलखंड तो एक ओपन स्टोरी थी
कि ये नंबर 1 और नंबर 2 पे है नीचे से सिंचाई में। सबसे नीचे नंबर 1 पे झारखंड है और नंबर 2 पे महाराष्ट्र। लेकिन बम्बई एक ग्लैमर है। तो मुंबई एक इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, उसका जो डोमिनेशन हुआ इंडियन इकोनॉमी पे, तो लोगों का ध्यान ही नहीं गया कि इरिगेशन पोटेंशियल में ये नंबर 2 पे, मतलब सबसे नीचे से नंबर 2 पे है। झारखंड में माइनिंग माफिया है, पूरा कब्जा किए हुए। तो ये किसी का वो लबालब है, उनके अच्छे अच्छे बंगले बने हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो ये ध्यान नहीं गया कि यहाँ के जो आदिवासी हैं, उनके छोटे छोटे खेत हैं, वो सब यहाँ बर्तन मांज रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पानी ही नहीं पहुँचा है। अब रघुवर दास का और देवेंद्र फडणवीस का ध्यान गया, इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना। मैं अखिलेश को भी ये बात कहूँगी, मैंने बल्कि उनको चिट्ठी भी लिखी कि मान लो केंद्र की सरकार ने कोई तकनीकी प्रक्रिया रह गई होगी या डीआरएम की कोई बात हुई होगी डीएम से, मान लो कोई सहयोग भेजा है तो धन्यवाद दे करके ले लो, जनता की सेवा के लिए भेजा है। इसमें जब कोई प्यासा है तो उसमें केंद्र क्या और राज्य क्या, इसमें तो मिलकर के ही काम करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद आपको लगता है कि पानी को लेकर जो इस पर काम करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि देश में इस तरह के कानूनों की कमी है, हमने जनता को, समाज को बताया ही नहीं कि किस पानी का कहाँ इस्तेमाल करना, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे बढ़ते सूखे के लिए। क्या था कि ये जो देश था ना, ये स्वसंचालित प्रक्रिया से चलता था पहले। जैसे माँ बाप को पालना, ये लड़के अपनी जिम्मेवारी समझते थे। घर में एक लड़का नौजवान बेरोजगार है तो बाकी भाई उसका ध्यान रखें, जिम्मेवारी समझते थे। बहन विधवा होकर घर में आ गई या बुआ विधवा होकर आ गई तो घर के लोगों को ध्यान रखना। एक स्वसंचालित समाज व्यवस्था थी। अब भारत उससे बाहर आ गया, अब हम सरकार आश्रित व्यवस्था पे आ गए हैं। और इसका परिणाम है कि हमें लगता है कि हमें हर चीज़ में अब कानून की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर ऐसी स्थिति आ गई है तो मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे एक स्वतंत्र चेता व्यक्ति के नाते, तो मैं इसको एक अच्छी स्थिति नहीं मानूंगी। कानून की स्थिति उतने में ही होनी चाहिए जितने में नागरिकों को सुरक्षा का बोध हो, इतने ही कानून होने चाहिए। नागरिकों को जिम्मेवारी का बोध कराने के लिए कानून नहीं चाहिए, उसका एक स्वाभाविक कर्तव्य बोध होना चाहिए। तो नागरिक के अंदर संस्कारों से ही जागरूक होना चाहिए, माता पिता से उसकी लेगेसी आनी चाहिए। और जिसका अब अभाव हो गया, हमें साइकिल चाहिए तो सरकार पैसा दे, माँ बाप को पालना है तो सरकार पैसा दे, ये जो स्थिति बन गई, इसी में ये बात आ गई है कि पानी के लिए कोई कानून लाना पड़ेगा क्या। पानी पूरी तरह से राज्य का विषय है, लेकिन वाटर यूजर एफिशिएंसी के बारे में निश्चित रूप से अब मुझे लगता है, लेकिन वाटर स्टेट का सब्जेक्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी। आज 8 राज्यों के 30 करोड़ लोग अगर पीने के पानी के संकट से जूझ रहे हैं, तो केंद्र अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकता, भाग नहीं सकता। हम पूरी जिम्मेवारी लेते हैं, हम इसका सामना करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो राज्यों के साथ परामर्श करेंगे कि कोई ऐसा लॉ बनाया जा सकता है जिसमें राज्यों की स्वायत्तता बनी रहे और कानून बन जाए, सहमति हो जाए हम सबकी। क्योंकि मुझे लगता है कि इस पानी के संकट को लेकर या पानी की चिंता को लेकर प्रधानमंत्री जी भी को काफ़ी चिंता है और आप भी उससे जुड़ी हुई हैं। अब सवाल ये कि इन चिंताओं के बीच में आपकी नज़र में, क्योंकि आप करीब 2 साल हो रहा है, क्या एक बड़ी परेशानी आप देख रही हैं जो कि इम्प्लीमेंट होने में आपको दिखती है? मुझे क्या दिख रहा है कि इंडस्ट्री का दबाव बहुत है। पानी का जो मिसयूज़ हुआ है वो 2 जगह पर हुआ है। जनता का दोष मुझे बहुत कम लगता है, आप यकीन मानिए। जनता तो सरकार का जैसे एटीट्यूड देखेगी वैसी होती जाएगी। मुख्यतः जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारे देश में हुई है उसने पानी बहुत ख़राब किया है। नदियाँ की नदियाँ ख़त्म कर दी, ग्राउंड वाटर भी ख़राब कर दिया उन लोगों ने। इसी प्रकार से जो सीवेज नेटवर्क बने हैं वो जिस तरह से बने हैं, उसमें जिस प्रकार के मतलब जो मॉडल अडॉप्ट किए गए हैं, उसके जो दुष्परिणाम आए हैं, उसने पानी को सर्वाधिक नुकसान किया है। अर्बन प्लानिंग ने और इंडस्ट्रियल प्लानिंग ने सर्वाधिक नुकसान अगर किसी तत्व का किया है, 5 में से जो 5 तत्व होते हैं उसमें पानी का किया, हवा का किया है, पानी का। क्या अंधाधुंध जो विकास की दौड़ जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसको एक अर्थशास्त्री लोग कहते हैं जीडीपी आंकड़े, क्या आपको लगता है कि उसमें थोड़ा सा चौकस और सचेत होकर हमें आगे बढ़ने की जरूरत थी, जो हमने विकास में तो कई देश बहुत आगे हैं और वो देशों ने अपने पर्यावरण का बहुत ध्यान रखा। मैंने नीदरलैंड देखा है, आप नीदरलैंड में जाइए तो आप चल नहीं सकते, 5 मीटर के बाद आपको एक वो आ जाएगा, नाला आ जाएगा आपके सामने सुंदर पानी का, और उस पर से आपको छोटी सी एक वो मतलब लकड़ी का बना हुआ पुल होगा, आप उसको क्रॉस कर जाइए। इसलिए जिन देशों ने विकास किया है उन देशों ने अपने पर्यावरण का संतुलन बनाए रखा है। तो विकास की प्रक्रिया में विनाश होता ही है, ये नहीं है। विकास की प्रक्रिया में विनाश तब होता है जब विकास की प्रक्रिया में करप्शन का मेल होता है। अगर विकास की प्रक्रिया करप्शन फ्री होगी तो विनाश का मेल नहीं होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो देश में योजनाएं बनी जल संकट को दूर करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ बड़े ठेकेदार या कंपनियों के लिए बनाई गई और उन्होंने मोटा मुनाफा कमाया। कई जगहों पर तो वहाँ पर एक बूंद पानी भी नहीं है और करोड़ों रुपए पर खर्च भी हुआ। आप वही तो कह रहे हो जो मैं कह रही हूँ। घोशी खुर्द की स्टोरी अभी महाराष्ट्र में जब बात आई कि घोशी खुर्द प्रोजेक्ट को पूरा करिए, ये प्रोजेक्ट नेशनल प्रोजेक्ट था, इसमें 3000 करोड़ हमने खर्च कर दिए, उसका नामो निशान नहीं है कहीं। पिछली सरकारों के करप्शन की जो स्थिति बनी, अभी मैं उनको उजागर नहीं कर रही हूँ। इस देश में
सूखे का मुकाबला नहीं कर पाने की जो क्षमता पैदा हो गई है कि हम मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, उसका मूल कारण करप्शन है। हमने वाटर बॉडीज़ में जो काम होने चाहिए थे, जितना पैसा खर्च हो गया है, उसके हिसाब से जो टारगेट हमको अचीव करने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। मान लीजिए कहीं पर हमें टारगेट अचीव करना था 5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का, तो वहाँ सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर भी नहीं हम निर्मित कर पाए और पैसा 5 लाख का खर्च हो चुका है। ये जो हुआ है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि विकास कभी विनाश नहीं करता। विकास में जब करप्शन का मेल होता है तब वो विनाश करता है। हम एक और बड़े मुद्दे पर आता हूं जिसकी अहम जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, वो गंगा की सफाई को लेकर है। अक्टूबर 2014 में जो नोटिफिकेशन हुआ उसके बाद इसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आई। गंगा को लेकर अब तक ये आम आदमी मान चुका है कि इसकी सफाई नामुमकिन या हो नहीं सकती है। आप कहती हैं हम करके दिखाएंगे और इसी शासनकाल में करके दिखाएंगे, कैसे? प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग हम जो बोलते हैं उसको सुनते ही नहीं हैं। मैंने हमेशा बोला, आप मेरी हर रिकॉर्डिंग निकालिए कि 2016 अक्टूबर से हम पहला रिजल्ट नहीं दिखा पाएंगे। 2016 अक्टूबर भी आई ही नहीं और मैंने उसकी लॉन्चिंग भी शुरू कर दी। झारखंड का मॉडल स्ट्रेच की लॉन्चिंग में दो दिन पहले ही करके आई। यमुना क्लीनिंग की लॉन्चिंग हमने 700 करोड़ के साथ दिल्ली सरकार के साथ में मिल करके कर दी। मथुरा वृंदावन का पूरा, यमुना का और कानपुर का पूरा गंगा का प्रोजेक्ट हमारा रेडी है। राज्य सरकार के सामने वो कह रहे हैं कि हमें पहले प्रेजेंटेशन देखना है, तो प्रेजेंटेशन देखेंगे उसके बाद शुरू कर देंगे। तो जो सॉलिड वेस्ट है उसको जिसको हम सरफेस क्लीनिंग कह रहे हैं, वो तो हम आपको 2016 अक्टूबर में ही दिखा देंगे। तो जो चरण हमने बनाए हैं 2016, 2018, 2020, उसमें हम गंगा करके ही दिखाएंगे। रिवर इंटरलिंकिंग में भी 31 प्रोजेक्ट में से 5 प्रोजेक्ट को हम बिल्कुल फोर फ्रंट पे ले आए हैं, जिसमें दमन गंगा पिंजाल है, पार तापी नर्मदा है, पंचेश्वर है और पोलावरम है। जिसमें सबसे आगे आ गया है केन बेतवा। और अगर पर्यावरणविद आपके राज्यसभा चैनल के माध्यम से मेरी अपील को सुन लें कि जिसको वो कह रहे हैं कि बफर फॉरेस्ट और कोर फॉरेस्ट, हमने बफर फॉरेस्ट की जो ज़मीन दी है वो असल में वहाँ कहीं फॉरेस्ट है ही नहीं, वहाँ जानवर है ही नहीं, वहाँ बहुत गरीब लोग रह रहे हैं। और अगर हमने वो बदले में राज्य सरकार ने वो ज़मीन दे दी है तो वो उस प्रस्ताव को मान जाए। वो करीब 7,000 हेक्टेयर ज़मीन है और राज्य सरकार ने वो बिल्कुल किसी भी काम की नहीं, वहाँ कोई जानवर ना, वहाँ गिलहरी तक नहीं है, आप शेर तो छोड़ दीजिए। लेकिन अब संकट खड़ा कर दिया, इसके कारण 6 महीने का डिले हो गया है और वहाँ पर ड्राउट प्रोन इतना बड़ा है। 6 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित होनी है, हर गांव को पानी जाना है, हर शहर को पानी जाना है, पूरे बुंदेलखंड को। अगर ये हमें शुरू करने दें तो 7 साल में प्रोजेक्ट ही पूरा हो जाएगा हमारा पूरा। तो क्या ऐसा लगता है उमा जी कि जो नदियों को जोड़ने की योजना है इसके खिलाफ जो तर्क आ रहे हैं, क्या कई बार वो खोखले दिखते हैं, या फिर ऐसे तर्क और इस तरह के जब माहौल बनाया जाता है उससे आप जो कह रही हैं कि एक प्रोजेक्ट को आगे ले जाने और जनता को उसका फ़ायदा मिलने में काफ़ी वक्त लग सकता है? आपने इतना अच्छा सवाल कर दिया है। कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देना चाहिए, मैं नहीं आने देना चाहती हूँ। पर्यावरणविदों को अगर कोई आपत्ति है तो अधिकारी बैठक बुलाएं, फिर वो उस बैठक में आए, फिर उन्हें अपनी ओपिनियन दिए। मैं उनको डायरेक्ट बुला रही हूँ, मैं उनके पास जाने को तैयार हूँ, मैं उनके घर जाने को तैयार हूँ। आप हमसे पूछो ना आपका सवाल क्या है, हम जवाब देते हैं। आप मौके पर चलो, मेरे साथ चलो, स्पॉट इंस्पेक्शन करो। मैं कंसल्टेटिव कमेटी के लोगों को ले गई, वहाँ मैंने खड़ा किया जहाँ दोनों लिंक इकट्ठे होने, केन और बेतवा। सब रोमांचित हो गए, अरे इतना सुंदर है, आप जल्दी करिए। वहाँ गए तो पब्लिक हियरिंग हुई, पब्लिक इकट्ठी हो गई, लोगों ने कहा आप जल्दी लाइए साहब, हम भूखों मर रहे हैं, हम इस ज़मीन को छोड़ के जाना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। हम पास में ही कहीं बस जाएंगे, पानी आ जाएगा तो हम जो ज़मीनें खरीदेंगे उसमें सिंचाई शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मैं इतनी चाहती हूँ कि जो मुझे लग रहा है कि एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जरूर होना चाहिए पर्यावरणविदों के साथ, क्योंकि कई बार उनकी बातें सही होती हैं। जैसे मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी, रिवर इंटरलिंकिंग में हम एक पक्ष की अनदेखी कर रहे थे पूरे 10 साल से। वो थी कि जो ये बात आ रही थी कि मीठे पानी को समुद्र में जाने से रोको, वो वेस्ट हो रहा है। एक पर्यावरणविद ने मुझे कहा, जो IITN है, उनने कहा कि आप गलत कर रही हैं, क्योंकि जो तटीय जलवायु है वो मीठे पानी और खारे पानी को मिला के बनती है, समुद्र की तटीय जलवायु। अरे मैंने तुरंत अपने डिपार्टमेंट को कहा कि सावधान हो जाओ, केन बेतवा तो उसमें नहीं है, लेकिन जो नदियाँ समुद्र की ओर जा रही हैं, अगर उनमें से हम कुछ पानी निकाल रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि हम वो मात्रा पानी की जाने ही दें जितनी समुद्र में ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम समुद्र की जलवायु को प्रभावित कर दें। तो पर्यावरणविद गलत कह रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो अगर सीधे कहे ना तो ज़्यादा अच्छा, वो डिले कर देते हैं, फिर वो कहते हैं हम जाएंगे। अब देखिए ना, केन बेतवा दिसंबर में लॉन्च के लिए तैयार हो गया होता अगर पर्यावरणविदों ने हाँ भर दी होती। आज पूरा बुंदेलखंड अगर ड्राउट प्रोन एरिया डिक्लेयर्ड है, कम से कम उस पर तो दया करें और वो होने दें केन बेतवा। क्योंकि एक बड़ा जो तर्क रहा है उनका ये कहना है कि हर नदी का एक अपना जो पानी के मैं कहूँ कि उसके अंदर के, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमने रिवर के 2 कंपोनेंट बनाए, हिमालयन रिवर्स और मैदानी रिवर्स, और उसमें भी सेम क्लाइमेट। तो जब सेम क्लाइमेट होगा तो ना तो एक्वा लाइफ प्रभावित होगी, ना बायोडाइवर्सिटी प्रभावित होगी। इसका तो मैं सबसे बड़ी पर्यावरणविद हूँ। मैं सवेरे उठ के सूरज को जल चढ़ाती हूँ, फिर मैं तुलसी को पानी देती हूँ, फिर मैं पेड़ों को पानी देती हूँ,
फिर मैं कुत्ते को भोजन कराती हूँ, फिर मैं चिड़ियों को दाना डालती हूँ। मैं सबसे बड़ी पर्यावरणविद हूँ। मैं कीड़े मकोड़े जीव जंतु सबके जीवन की व्यवस्था में पानी की ज़रूरत को समझती हूँ। मेरे जैसा पर्यावरणविद अगर इतनी मॉडर्न एटीट्यूड के साथ में चल रहा है कि इंटरलिंकिंग होनी देनी चाहिए, तो जरूर इसमें सच्चाई होगी, ईमानदारी होगी, और किसी को आपत्ति तो सीधे आपसे मिल सकता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बल्कि बुलाने ही वाली हूँ सबको चाय के लिए, नहीं तो पहले बुलाती तो कहते हमें प्रभावित कर रही हैं, अब बुलाऊंगी। गंगा और यमुना की सफाई में लेकर जो एसटीपी लगे उमा जी, कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए था वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा। आपने कई जगह का दौरा भी किया है, आपने खुद शायद पाया है कि यहाँ मैं चाहूँगी कि राज्यसभा इस पर एक पैनल डिस्कशन करे। मैं उसमें आने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है कि गंगा की प्लानिंग अभी तक फेल क्यों हुई है। आपने बिल्कुल दुखती रख पे हाथ रखा है। ईटीपी और एसटीपी जितने भी लगे, उसका कारण था फंडिंग पैटर्न और मॉनिटरिंग का अभाव। ये JNURM की स्कीम थी 70-30 की। अब उनने मिलाया, इनने मिलाया, मिला करके इतना खर्चा करना वो किया। फिर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पर विजिलेंस टीमें गई, उनने कहा ठीक है, इतने में 3 साल लग गए। और जब तक वो बना पूरा तब तक लाइट की कमी पड़ गई उस शहर में या उस राज्य में। परिणाम ये निकला कि 10-12 साल में वो खड़ा हुआ तो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, और वो ऐसा खड़ा हुआ है जैसे कोई मकबरा हो किसी का, मतलब वो किसी भी काम का नहीं है। ये स्थिति आ गई। तो इसलिए ऐसी स्थिति में अब हमने तय किया है कि जल्दी बनाओ, नई टेक्नोलॉजी से बनाओ, और 20 साल तक चलाने की गारंटी होगी उसकी जो बनाएगा, भले ही प्रोजेक्ट का कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ा हुआ लगे। एक आखिरी सवाल उमा जी, क्योंकि आपने कई बार कहा है कि जो विभाग आपको दिया गया है, गंगा की सफाई हो या फिर जल, ये एक एवरेस्ट के समान है जिसमें आपको हर रोज़ मेहनत करके चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, और कई बार ऐसा लगता है कि आप उस जगह पर नहीं पहुंच पा रही हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं लगता। आज 2 साल के बाद आप उस चढ़ाई में कितनी आगे खुद को पा रही हैं और बड़ी परेशानी क्या दिख रही है? मैं भारी खुश हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और मुझे तो लगता है कि जितनी एक्सरसाइज हमने 2 साल में की है, इतनी आज़ादी के बाद से लेकर आज तक नहीं हुई वाटर के सेक्टर में। लेकिन मैं इसका श्रेय खुद नहीं लूँगी, इसका श्रेय मैं PMO को दूंगी और अपने 3 मंत्रालयों को दूंगी। मेरा रूरल डेवलपमेंट ने बहुत हेल्प किया है जब आवश्यकता पड़ी है। इनलैंड वाटरवेज में नितिन गडकरी ने मेरी बहुत हेल्प की है, अर्बन मिनिस्टर ने वेंकैया ने हेल्प की, पर्यावरण ने मेरी बहुत हेल्प की। 4-5 मंत्रियों ने बिल्कुल आगे बढ़ कर के मेरा साथ दिया। मैंने जो मांगा, जब कहा, जो अधिकारी बुलाया, जो टीम बुलाई, मिनिस्टर को बुलाया, वो तुरंत आप बताओ हम आते हैं। तो श्रेय मैं नहीं लूँगी, लेकिन मैं बहुत संतुष्ट और प्रसन्न हुई, ये जरूर कहूँगी। और इस कार्यकाल के खत्म होते होते आप कहेंगे कि लोगों से कम कि गंगा में जाके वो अच्छी डुबकी लगा सकते हैं। इस आप जो करेंगे तीसरा चरण 2000 की बात हो रही है। मैं ये कहूँगी हम उस देश के वासी हैं जिसमें साफ सुथरी गंगा बहती है। चलिए उमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।